आज तकरीबन पूरे 5 साल हो गए इस मूवमेंट को, और इसमें निहाल ने जैसा कहा कि बहुत सारे डायनामिक्स हैं इस पूरे स्ट्रगल के। इसमें नजीब का फोर्सफुल डिसअपीयरेंस एक प्राइमरी सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे कॉर्नर्स भी हैं जो हमको पूरे सोसाइटी के बारे में, सोशल सिस्टम के बारे में, या पॉलिटिकल सिस्टम और लीगल सिस्टम का जो रिस्पांस हमारे बारे में वो जाहिर करते हैं इस पूरे मूवमेंट में। हम सबको मालूम है कि आज से 5 साल पहले माही मांडवी JNU के हॉस्टल में नजीब अहमद, जो बदायूं के रहने वाले थे, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया था उन्होंने, और उनको माही मांडवी हॉस्टल आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। उससे पहले वो डॉर्मेट्री JNU में रह रहे थे और वहाँ पर आए हुए कुछ वक्त हुआ था। फिर उनके साथ में रात में पिटाई करी गई और उसमें बहुत ढेर सारी कहानियाँ बताई गई, क्योंकि वो कहानियाँ अलग अलग एंगल से इसलिए आई क्योंकि ख़ुद नजीब अहमद उस बात को बताने के लिए वहाँ मौजूद नहीं रहे। दोबारा वो सुबह उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो बहरहाल आज 5 साल के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो नजीब हमारे बीच में नहीं है, लीगल पोजीशन भी कुछ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए या यूथ के लिए पूरे मुल्क में, मतलब मुल्क का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा होगा कि जहाँ पर नजीब के जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट नहीं हुए हों, प्रोग्राम नहीं हुए हों, लीगल इंटरवेंशंस किस किस तरह के नहीं हों। लेकिन उससे इस पूरे नजीब के मूवमेंट में आज जब हम ये बात करते हैं, मैंने पिछले 10-12 दिन पहले हमने कहा था उनकी, नजीब की मदर को, कि आप दिल्ली आइए, हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि हालात हमारे लिए साजगार नहीं है, कोविड भी चल रहा है, हमारे कई साथी जेल में भी हैं जो लगातार हमारे मूवमेंट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन वो ख़ुद भी नहीं तैयार हुई और हमको भी बार बार बुलाने में उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत भी सही नहीं है, और जाहिर सी बात उन्होंने कहा इसका फ़ायदा क्या होगा। तो अगर हम ये पूरे सिस्टम को देखते हैं कि एक आदमी के जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, तो आदमी का मिलना नहीं मिलना तो सेकेंडरी है, लेकिन उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो तक भी ये सिस्टम हमको नहीं बता पाया। तो इससे मालूम चलता है कि अगर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, माइनॉरिटी लफ्ज़ तो CA ने ख़त्म कर दिया है, तो सीधे सीधे मुसलमान ही कहना चाहिए कि CA आने के बाद माइनॉरिटी का जो अल्फाज है वो डिक्शनरी से अब ख़त्म हो चुका है, वो सीधे मुसलमान है। क्योंकि किसी मुसलमान को अगर इंसाफ लेना हो तो वो आप कितना भी हंगामा कर लें, कितना भी आप स्ट्रगल कर लें, कितनी भी जद्दोजहद कर लें, आपको इंसाफ नहीं मिलना। उसके लिए अगर आपको कोई केस स्टडी करनी है तो नजीब का मूवमेंट आपके सामने है। हज़ारों लोगों के मजमे इकट्ठा हुए, लाखों लोगों के प्रोग्राम हुए, सीरीज़ ऑफ द प्रोग्राम्स हुए। कोई ऐसा स्टेट नहीं था कश्मीर से लेकर केरल तक में जहाँ प्रोग्राम नहीं हुए, उसके बाद भी जस्टिस हमको डिलीवर नहीं हुआ। नजीब का आना एक दूसरी बात थी, लेकिन कोई आदमी तो उसके लिए अकाउंटेबल होगा, कोई आदमी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए भी कोई बात नहीं करी गई। और वो तमाम लोग जिनके नाम बाद में FIR में ऐड कराए गए थे, वो आज भी JNU में हैं, JNU के बाहर हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन नजीब अहमद कहीं नहीं। अब अगर हम चीज़ों को देखें कि वाकई जिस स्ट्रगल का हम दावा कर रहे हैं या जिस स्ट्रगल का हम क्लेम कर रहे हैं वो स्ट्रगल सही अंदाज से हुआ या नहीं हुआ, तो उसका एक शॉर्ट सिनॉप्सिस मैं आपके सामने पेश कर दे रहा हूँ। 14 तारीख को लोगों ने बताया कि इलेक्शन का, वहाँ पे मैस इलेक्शन का कैंपेन हो रहा था। उस इलेक्शन में जो है कुछ लोग नजीब के कमरे में पहुँचे। जो पहुंचने वाले लोग थे वो ABVP के थे। फिर अचानक लोगों ने बताया कि वहाँ से शोर की आवाज़ हमें सुनाई पड़ी। शोर की आवाज़ पे जाने वालों में शाहिद रज़ा ख़ान, जो भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए, वो प्राइमरी विटनेस थे इस केस के। शाहिद वहाँ पर पहुँचे, एक लड़का कासिम है वो वहाँ पर पहुँचा, और 2 लड़के और। वो चारों लड़कों का प्राइम फेशिया विटनेस है कि वहाँ पर झगड़ा चल रहा था और हम लोगों ने उसको किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी। फिर बात आगे बढ़ गई, जब वहाँ झगड़ा कंटिन्यू हुआ तो उसके बाद ऐश्वर्या सिंह करके एक लड़का था, उसने ज़्यादा पिटाई करने की कोशिश करी। भीड़ ने, मॉब ने पूरा लिंच करने की कोशिश करी नजीब को, और उसमें बचाने में नजीब को कई लोगों के भी चोटें आईं। उसके बाद रात में ये हुआ कि इसको मैटर को सॉल्व आउट किया जाए, लिखा पढ़ी हो क्या नहीं हो, वो सारी चीज़ें
हुई उसके बाद फिर नजीब अहमद ने रात के ही वक्त अपनी वालदा को फ़ोन किया कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ और आप दिल्ली आ जाएं। उनकी माँ तकरीबन 11:30 बजे जब आनंद विहार बस स्टैंड पहुँची तो वहाँ से उन्होंने नजीब को फ़ोन किया और कहा कि हम आनंद विहार आ गए हैं और अब बस थोड़ी देर में ही आ रहे हैं। उसके बाद नजीब का किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। नजीब का जो रूम पार्टनर कासिम था, कासिम दरगाही नाम है उसका, तो कासिम बीच में अपनी क्लासेस के लिए गया, साथ में ब्रेकफास्ट के लिए शायद कहीं मेस पे गया, और उसी बीच में क्लास के लिए जब वो था तो वो रूम पे नजीब अहमद को छोड़ कर गया। और जब उनकी माँ वहाँ पहुँची तकरीबन 1:30 बजे के आसपास तो नजीब अहमद वहाँ पर नहीं थे। ये बात 15 अक्टूबर की। अब जब नजीब वहाँ पर नहीं पहुँचे तो उनकी स्लीपर्स जो हैं वो कॉरिडोर में पड़ी मिली, जो उनके भाई ने आते हुए ही पहचानी कि ये तो भाई की चप्पलें हैं। छोटे भाई मुजीब ने, जो उनका छोटा भाई था, उसने कहा ये चप्पलें तो भाई की हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर नजीब नहीं थे। दिन भर ढूंढा गया उनको। जब दिन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो लोग वसंत कुंज पुलिस स्टेशन पर पहुँचे। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में उनकी वालदा नाम के साथ लोगों की एफआईआर कराना चाहती थी। जो नाम मैंने आपके सामने लिए, तकरीबन 6 नाम थे, जिसमें से 4 नाम मेन थे। उन चारों के साथ के नाम से वो एफआईआर लिखाना चाहती थी। इसी बीच में पुलिस वाले के पास किसी का फ़ोन आता है और नजीब की वालदा का जो स्टेटमेंट है, जो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में सुना भी होगा, देखा भी होगा, उनकी डॉक्यूमेंट्री जो 2 एक हम लोगों ने बनाई थी, एक अम्मी के नाम से बनी थी, एक वेयर इज़ नजीब के नाम से, दोनों में वो इंटरव्यू क्लियर है कि उन्होंने ये बात साफ साफ एक्सेप्ट करी कि सामने से किसी का फ़ोन आया और वो आदमी फ़ोन पे बातचीत से ये अंदाज़ा लग रहा था कि जो स्टेशन हाउस इंचार्ज है वसंत कुंज पुलिस स्टेशन का, उसको वो डायरेक्शन दे रहा है। और उन्होंने वो उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम ऐसी कोई एफआईआर नहीं करेंगे और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। उसने उनकी मदर को फोर्स किया कि वो एफआईआर में उन लोगों के नाम नहीं लिखें, बल्कि उसने ये भी कहा कि आपको नाम लिखवाने से मतलब है या अपने बच्चे की सलामती और वापसी से मतलब है, और आप बेफिक्र रहिए, हम थोड़ी देर में आपके बच्चे को वापस ला कर देते हैं। उसके बाद ये एफआईआर जो उन्होंने लिखाई वो मुजीब की हैंडराइटिंग से लिखी गई और उसमें उनकी वालदा के साइन हुए, लेकिन ये पुलिस के प्रेशर में एफआईआर लिखी गई थी जिसमें एक्यूज़ के नाम नहीं डाले गए। उसके बाद कोई उसमें उन चारों लोगों से कोई पूछताछ नहीं हुई जिनके बारे में बात करी गई थी, कुछ पूछताछ नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। 16 तारीख की शाम को फिर वो प्रोटेस्ट थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ, तो 16 को उसको क्रश करने की कोशिश करी गई और पुलिस वालों ने बाकायदा नजीब की मदर को भी धमकी दी, बातचीत करी, धमकी दी। 17 अक्टूबर को जो एयरपोर्ट वाला रोड है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, जिसके नज़दीक नतीजे में यह हुआ कि तकरीबन 150 लोगों को डिटेन किया गया। और जिन लोगों को डिटेन किया गया था, और ख़ासकर लड़कियों को, मुझे कुछ लड़कियों के नाम भी याद हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से हैरेस किया गया, पीटा गया, पेट में लाठियां मारी गईं ताकि किसी तरीके से ये मूवमेंट कंट्रोल किया जा सके। फिर 20 तारीख को ये डेवलपमेंट हुआ कि उसमें एक एप्लीकेशन उन्होंने एक्स्ट्रा ली कि उसमें आप नाम लिख के दीजिए, हम उसको सप्लीमेंट्री में ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो केस था, वो केस में उन्होंने कहा कि पहले ये केस दिल्ली पुलिस के पास गया, फिर दिल्ली पुलिस ने एक एसआईटी बनाई। मनीषी चंद्रा जो आईपीएस ऑफिसर है, अभी डीसीपी सेंट्रल दिल्ली हैं, वो उस एसआईटी को हेड कर रहे थे। और उस एसआईटी ने एक नई थ्योरी दी, और वो थ्योरी ये थी कि नजीब अहमद एक ऑटो के ज़रिए जामिया के इलाके में आए और वहाँ से वो गायब हो गए। फिर उस थ्योरी के साथ साथ उन्होंने नजीब के जो छोटे भाई हैं मुजीब को रात में फ़ोन किया, और ये तारीख़ 20 से 22 के बीच की बातें हैं, 20 से 22 अक्टूबर के बीच की। उन्होंने कहा कि दरभंगा में हमने नजीब अहमद को देखा है और अभी हमारे साथ चलना होगा। तो जाहिर सी बात है कि ओखला में बहुत से लोग बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं। हमने वहाँ पर कुछ लोगों को बात करी, भेजा, तो वहाँ के डीएसपी ने कहा कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और हमने दिल्ली पुलिस से कोई कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं है, ना हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने देखा।
बहरहाल वो टाइम पास करने के लिए दरभंगा ले गए। फिर 1-2-3 दिन के बाद फिर जो है वो यूपी में बहराइच के इलाके में ले गए, नानपारा के इलाके में, कि हमने वहाँ पर नजीब अहमद को देखा है। इसी बीच यहाँ पर कुछ कुछ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, हम लोग भी काफ़ी तरीके से इन्वॉल्व हो गए थे। तो पहली बार नजीब के ही केस में हम लोगों ने 25 तारीख को एक जॉइंट कॉल दिया था, जिसमें आईटीओ को पूरा हमने 3 घंटे ब्लॉक किया। आईटीओ जो सबसे बड़ा चौराहा है दिल्ली का, उस स्क्वायर को पूरा ब्लॉक किया गया। फिर उसमें हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो नजीब के इशू में 25 तारीख को 10 दिन के बाद हुई थी। 10 दिनों तक उस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं था, एसआईटी गोल गोल घुमा रही थी उसको। उसके बाद फिर पहले हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, उसमें एक दूसरा लॉयर लिया था। बाद में ये हुआ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से भी मुलाकातें हुई। उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने कहा कि हम लोग को HRLN के ज़रिए जाना चाहिए। तो HRLN के ज़रिए हेवियस कॉर्पस फाइल हुई। हेवियस कॉर्पस फाइल होने के बाद, हेवियस कॉर्पस वो सेक्शन है जिसमें किसी भी आदमी की गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट फाइल करी जाती है और उस आदमी को की सिक्योरिटी और उसको वापस लाने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। तो पुलिस उसके लिए अकाउंटेबल होती है कि उस आदमी को दोबारा प्रोड्यूस करे। तो वो एक मेन FIR वो केस जो था वो दिल्ली हाई कोर्ट में हेवियस कॉर्पस के नाम से चला, जिसको कॉलिन गोंसाल्विस ने फाइल किया। इस बीच में ये केस जो है वो SIT से CBI के पास किया, नहीं पहले SIT के ही पास था। SIT ने क्या किया, एक दिन अचानक जो है नजीब अहमद के बदायूं के घर में रेड करी नजीब अहमद के घर में, और उनके ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना के घर पे रेड करी और पूरी फैमिली को हैरेस किया। ज़बरदस्त तरीके से फैमिली को हैरेसमेंट किया कि तुमने अपने घर में नजीब को छुपा रखा है और भाजपा की सरकार को आप बदनाम करने के लिए ये पूरा हंगामा मचाया हुआ है। वो पूरी फैमिली को उन्होंने हैरेसमेंट करने की बात करी, ये क्लेम किया, वो क्लेम किया, वो तमाम हंगामे हुए। उसके नतीजे में फिर हम लोगों ने कई सारे प्रोटेस्ट किए, कुछ हंगामे मचाए। तो पुलिस का एक स्टेटमेंट आया कि नहीं, हमने तो रूटीन उनसे कोऑपरेट करने की बात करने गए थे। अब जाहिर सी बात है कि केस दिल्ली में चल रहा है, नजीब की मदर दिल्ली में मौजूद थी, तो नाना के घर बदायूं जाके रूटीन कोऑपरेशन का डिमांड करना कोई समझ से बाहर बात नहीं थी। लेकिन वो प्रेशर था कि किसी तरीके से फैमिली इस केस को विड्रॉ करे। फिर उसके बाद उन्होंने एक टिप दिया टाइम्स ऑफ इंडिया के एक जर्नलिस्ट को, आई एम मिसिंग दैट नेम, व्हेन आई विल रिमेंबर इट देन आई विल टेल इट। तो उन्होंने वो टिप दिया पुलिस वालों ने कि नजीब अहमद का जो लैपटॉप था, उसने स्टोरी करी बाकायदा कि नजीब अहमद का जो लैपटॉप था, उस लैपटॉप से वो ISIS का वेबसाइट सर्च करते थे। और वो स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने लीड स्टोरी बनाया, जिसके नतीजे में उस स्टोरी को के बेसिस पर इंडिया टुडे के ग्रुप्स के जितने भी पेजेस थे, चाहे वो आज तक का न्यूज़ हो, चाहे वो TV टुडे का जो भी चीज़ें थी उसमें, और इंडिया टुडे में, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर हिंदी मीडिया ने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें हंगामा मचाया और उनको ये साबित किया कि वो ISIS में था। और बाकायदा कार्टून बना के सोशल मीडिया में डाले गए कि वो इराक में बैठे हुए हैं। उसके नतीजे में हम लोगों ने डिफेमेशन सूट जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में एक सूट फाइल किया। ओरी एक लॉयर हैं, उनके ज़रिए एक डिफेमेशन सूट फाइल हुआ कि हमको इसमें माफ़ी मांगी और उसके बदले जो हमारी मानहानि जिसको बोलते हैं, और उसके बदले में जो है वो फाइनेंस भी उसके बदले में चाहिए। तो एक केस फिर हम लोगों ने डिफेमेशन का फाइल किया। और एक नवजीवन करके अखबार निकलता है, नवजीवन ने 5 दिन लगातार अपनी स्टोरीज़ बनाई और उन्होंने वो नजीब अहमद को सीरिया में भी देखा, इराक में भी देख लिया और अलग अलग जगह देख लिया। फिर हम लोग 20-25 लोग गए नवजीवन के ऑफिस में, और नवजीवन के कोई एक श्रीवास्तव जी एडिटर थे, तो उनसे झगड़ा वगड़ा भी किया और वहीं उनके ऑफिस में बैठ गए कि आज ऑफिस तुम्हारा बंद नहीं करने देंगे। तो फिर लगातार 3 दिन हमने उनसे फ्रंट पेज पे माफ़ीनामा भी लिया कि हमने गलत खबर चलाई थी। तो मीडिया का जो पूरा रोल था, इससे आप समझ सकते हैं। बाद में डिफेमेशन के केस में उन्होंने ये कहा कि हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं, आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, छोटा कहीं पे लिख देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम आउट ऑफ द कोर्ट उसको से, मैं ही गया था उसके लिए बात करने फैमिली के बिहाफ से। तो हमारा उससे पोजीशन बहुत क्लियर था
कि डिफेमेशन अब हम कोर्ट के ज़रिए करेंगे, आपकी छोटी मोटी माफ़ी से हम मानने वाले नहीं, और वो केस अभी भी पेंडिंग है, वो केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इधर मेन केस में ये हुआ कि वो जब हंगामे मचने शुरू हुए तो वो केस फिर दिल्ली पुलिस की एसआईटी से, पहले केस आया क्राइम ब्रांच के पास, फिर क्राइम ब्रांच से एसआईटी में गया, फिर एसआईटी से सीबीआई के पास ये केस चला गया। तो सीबीआई ने फिर इस केस को देखना शुरू किया। तो सीबीआई के पास जब ये केस गया है, उससे पहले आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जेएनयू जहाँ पे क्राइम सीन था, क्राइम सीन में कोर्ट की पिटीशन के बाद तकरीबन 2 महीने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप क्राइम सीन को जाके इन्वेस्टिगेट करिए। तो पहली बार स्निफर डॉग्स को लेके 2 महीने के बाद जेएनयू कैंपस की सर्चिंग शुरू हुई। तो अब कोई भी आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि 2 महीने के बाद सर्च करने का कोई रीज़न बनता है। जिस चीज़ की डिमांड नेक्स्ट डे करी जा रही है, सेकेंड नेक्स्ट डे करी जा रही है, उसमें कोई बात नहीं हो रही, और 2 महीने के बाद फिर वो स्निफर डॉग को ले जाके और 500 पुलिस वालों को ले जाके पूरे जेएनयू में हंगामा मचाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको ये होगा कि हमारी तरफ से ये स्निफर डॉग्स की और ये सर्च करने की सेपरेट पिटीशन डाली गई थी। पुलिस ने अपने आप नहीं किया था, कोर्ट से हमने कहा, कोर्ट में उसको लिंगर करते हुए फिर उसके बाद ये काम किया। उधर फिर हमने एक पिटीशन फाइल करी पटियाला हाउस कोर्ट में, और उन 4 इंडिविजुअल्स के नाम जो नजीब के केस में शामिल थे, वो 4 एबीवीपी के लड़के। उससे मज़ेदार बात यह है कि वो केस आज भी चल रहा है कोर्ट में, लेकिन वो जज साहिबा कभी भी इस केस को नहीं सुनती। 3 बार केस बदल के उन्हीं के पास चला जाता है, और वो नजीब की मदर और हम लोग जब इंटर करते हैं तो वो बात भी नहीं करती और केस भी नहीं सुनती और वो विड्रॉ कर लेती हैं। तो ये कोर्ट का स्टेटस है। फिर हाई कोर्ट में फिर जब ये 1 साल पूरा हुआ, 1 साल तक सब ऐसा ही चलता रहा। जब 1 साल पूरा हुआ इस केस का, तो हम लोगों ने सीबीआई पे कॉल दिया कि हम सीबीआई को घेरेंगे। तो सीबीआई के मेन गेट पे हम लोगों ने 24 घंटे का प्रोटेस्ट लगाया, 24 घंटे का मोर्चा लगाया, और 24 घंटे 30 घंटे तकरीबन वहाँ बैठे रहे। 30 घंटे बैठने के बाद वो मीडिया ने उसमें थोड़ा सा हंगामा मचाया। तो नेक्स्ट डे जब कोर्ट की हियरिंग थी, तो उस कोर्ट की हियरिंग में फिर थोड़ा एग्रेसिव रोल पे जुडिशरी आई, और उसने कहा कि भाई दोबारा रिपोर्ट सबमिट करो, फाइनल रिपोर्ट आनी चाहिए, और जूनियर लेवल का ऑफिसर नहीं होना चाहिए, डीआईजी लेवल का ऑफिसर जो है वो कम से कम हम ब्रीफिंग में आए कोर्ट में। तो थोड़ा सा उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड, पहला और आखिरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड डिविजनल बेंच का वही था उस केस में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कोर्ट के सामने भी प्रोटेस्ट किया, जिसके नतीजे में आपने एक वो इमेज देखी होगी जिसमें नजीब की मदर को कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट से कुछ पुलिस वीमेन खींचते हुए बस में डाल रही हैं और वो चिल्ला रही हैं। ये उसी 1 साल के बाद के इंसिडेंट की फ़ोटोग्राफ्स थी। उसमें पुलिस वालों ने भी खूब जिसको चाहते थे उन्होंने पीटा, सारी फ्रस्ट्रेशन निकाली, सब कुछ हुआ। फिर जब ये सीबीआई का प्रोटेस्ट हो गया तो हम लोगों ने उस पर दोबारा फिर प्रेशर माउंट करना शुरू किया कि अब हम लोग दोबारा फिर सीबीआई में प्रोटेस्ट करेंगे या एयरपोर्ट का रोड ब्लॉक करेंगे। तो सीबीआई ने सरप्राइजिंगली ये काम किया कि उन्होंने उन लोगों को तो कभी कॉल नहीं किया जिन लोग मेन एक्यूज़ थे हमारी तरफ से, जिनको हमने अपनी एफआईआर में मेन एक्यूज़ बताया था, उनको सीबीआई ने इंटरोगेशन के लिए नहीं बुलाया। 3 नोटिसेज इशू करी कि आपको 24 घंटे के अंदर सीबीआई में आना है। एक मेरे नाम थी, एक उमर खालिद के नाम थी और एक शैला रशीद के नाम थी। तो शैला ने कोई वकील करके तो बोला कि हम कश्मीर में नहीं आ सकते। मैं गया तो मुझे और उमर को अलग अलग बैठाया, इससे बड़ा करीब हॉल था, और 4 घंटे बैठाए रखे, कोई बात ही नहीं करी। फिर 4 घंटे के बाद अंदर बुलाया उन्होंने कि आपको क्या लगता है कि कौन एक्यूज़ है। तो मैंने बोला यार आप मजाक करने के लिए बुला रहे हैं। तो उनका भी समझ में आ रहा था कि वो प्रेशर टैक्टिक है कि 4 घंटे आपको बुलाएंगे, आपके नाम से संबंध देंगे। बोला हमने उसके बाद भी 12 आवर्स का प्रोटेस्ट किया। तो लगातार ये प्रोटेस्ट होते भी रहे, नेशन वाइड प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन कोर्ट में 1 साल के बाद सीबीआई ने कहा कि वो जो 4 लोग थे, जो 4 मेन एक्यूज थे, उनके जो मोबाइल फ़ोन्स थे, वो मोबाइल फ़ोन्स में पैटर्न लॉक, ये डॉक्यूमेंटेड है उनका रिप्लाई,
उनके पैटर्न्स लॉक लगे हुए थे, इसलिए उस फ़ोन को हम खोल नहीं सके। इसलिए हमको मालूम नहीं चल सका कि उन लोगों ने किससे बात करी या कोई कॉन्स्पिरेसी थी या क्या था, हमको मालूम ही नहीं चल सका। ये सीबीआई का कहना था 1 साल के बाद कि हम उन फ़ोन्स में पता ही नहीं कर सके कि क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर सीबीआई ने 3 साल के बाद क्लोजर रिपोर्ट लगाई कि इस केस में अब कुछ नहीं हो सकता, हम इसको क्लोज करते हैं, और जुडिशरी ने भी उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ हम इसको क्लोज मान लेते हैं कि अब इस केस में कुछ नहीं किया जा सकता। उसके उस क्लोजर रिपोर्ट के पे भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। वो बहुत तवील बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको मालूम होगा, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ द प्रोटेस्ट हैं, बहुत सब जगह प्रोटेस्ट हुए। तो सीबीआई ने जब क्लोजर रिपोर्ट लगाई तो उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। उसको दोबारा हमने चैलेंज करते हुए रेबेका जॉन के ज़रिए एक पिटीशन फाइल करी हुई है कि इसको ओपन किया जाए, लेकिन अभी जब से कोविड आया है तो सारी चीज़ें क्रिपल्ड हैं, तो केस का जो लीगल स्टेटस है वो ज़ीरो है। एक पिटीशन उन्होंने सीबीआई ने कोर्ट में क्लोज के लिए एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने उसको ज़ीरो एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद हमने जो पिटीशन लगाई है उस पर अभी तक सुनवाई सिर्फ 2 बार हुई है। कोविड के टाइम पे 1 बार हुई है जब से कोविड आया, और कोविड के पहले सिर्फ 1 बार हुई। उसके अलावा उसकी कोई सुनवाई अभी तक इस केस में नहीं हुई। तो ये पूरे 5 साल में मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 100 बार नजीब अहमद की मदर, जो कि एक सीनियर लेडी हैं, वो बदायूं से दिल्ली आई होंगी 100 बार। किसके लिए? इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए। लेकिन 100 बार आने के बाद भी उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। कमर दर्द की शिकायत उनको थोड़ी पहले थी, मेरे देखते देखते उनका शुगर बहुत हाई हो गया, मेरे देखते देखते उनका बैकबोन का प्रॉब्लम हो गया, देखते ही देखते मालूम चला कि कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स भी, हार्ट के प्रॉब्लम हुए, दूसरे प्रॉब्लम भी हुए। लास्ट चांस वो एम्स में आके दिखा के गई, उसके पहले हम अलशिफा में दिखा के गई। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि दिल्ली जैसे शहर में इतना शोर मचाने के बावजूद मुसलमानों को जस्टिस नहीं मिल रहा। अब हम सब की मजबूरी ये है कि जाना कोर्ट ही पड़ेगा, अल्टरनेट नहीं है। लेकिन इस कोर्ट के पास, क्योंकि वो मैंने प्रोसीडिंग्स देखी हैं, खुद जाके हम सब कोर्ट में बैठे हैं, इंडिविजुअल मेहनतें हुई हैं, कई सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए, कई प्रोग्राम्स हुए, सब कुछ हो गया। मुझे नहीं लगता कि किसी इंडिविजुअल केस में अभी तक इतना प्रेशर कहीं बिल्ड किया गया होगा। जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे होंगे उनको अंदाज़ा होगा। मैं दूसरी पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा मुझे तो ये बात समझ आती है कि जुडिशरी पे अगर हम पहुंचते हैं या पुलिस सिस्टम पे अगर हम बात करते हैं, तो मान लिया पुलिस सिस्टम करेक्ट है, लेकिन किसी लेवल पर तो कोई बात सही करेगा। सीबीआई ये कह रही है 1 साल के बाद कि फ़ोन के पैटर्न लॉक हम ओपन नहीं कर सके, वो हाई कोर्ट में कह रही है, और वही हाई कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है। हाई कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे, इस केस को हम क्लोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है केस क्लोज कर दीजिए। तो इससे तो ये बात बहुत क्लियर कट साबित हो जाती है। आपको हमको ये बात खुल के कहने में हो सकता है शर्म आए, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि अगर आप नजीब अहमद हैं, अगर आप नदीम हैं, आप अगर खालिद सैफ़ी हैं, अगर आप शर्जील इमाम हैं, तो आपको जस्टिस नहीं